मॉर्निंग बेटा, सुप्रभात। क्लास 12 केमिस्ट्री हिंदी मीडियम, चैप्टर 9 उपसय संयोजक यौगिक की पहली क्लास में, पहले भाग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी उपसय संयोजक यौगिक चैप्टर में जाने से पहले मैं थोड़ा सा एक जनरल आइडिया, एक सामान्य जानकारी तुम लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। और वो सामान्य जानकारी क्या है कि तुमने आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसय संयोजक बंध इनके बारे में पढ़ा। देखो मैं एक एक उदाहरण लेती हूँ तीनों का। Na+Cl- के बीच में जो बंध लगा हुआ है वो आयनिक बंध। इसी तरह हाइड्रोजन के बीच में जो बंध लगा हुआ है वो सहसंयोजक बंध है, ठीक है। और ओजोन अणु O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। ये जो बॉन्ड लगा हुआ है इस अणु को हम उपसय संयोजक अणु बोले। ये बात समझ में आई? देखो पहले वाला जो अणु है उसके बीच में जो लगने वाला बंध है, मैंने बिल्कुल सोडियम के ऊपर धनात्मक आवेश लगाया है, क्लोरीन के ऊपर ऋणात्मक आवेश लगाया है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक बंध। दूसरा अपना बंध सहसंयोजक बंध, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है। तीसरा जो बंध है ऑक्सीजन की साझेदारी से दो बंध बन चुके हैं। ऑक्सीजन का अणु बन चुका है एक, अब उस ऑक्सीजन के अणु के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु और जुड़ा है अलग से। वो कैसे जुड़ा कि इस ऑक्सीजन के पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बचे रह गए थे डबल बॉन्ड बनाने के बाद, उन मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा इस ऑक्सीजन के पास चला गया और इसका अष्टक पूरा कर दिया उसने। अष्टक पूरा होते ही ये एक जुड़ा हुआ संयुक्त अणु हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का बंध लगा हुआ हो इस उपसय संयोजक बंध में, होता क्या है और उपसय संयोजक यौगिक क्या होते हैं? उपसय संयोजक बंध में एक ही परमाणु बंध बनाने के दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, दूसरे परमाणु देता है दूसरे परमाणु। एक परमाणु बंध बनाने के लिए दूसरे परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन देता है, साझेदारी नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इसको एक एरो की सहायता से बताया जाता है। एरो का मतलब क्या है कि एरो का जिधर टेल वाला पूंछ या एरो की जिधर, ठीक है, वो भाग क्या बताता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए और जिसकी तरफ गए हैं इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ एरो का हेड या सिर बना दिया जाता है। ये बात समझ में आई? तो इस तरह के बंध को हम उपसय संयोजक बंध बोलते हैं। जिन यौगिकों में ये उपसय संयोजक बंध लगा होता है उन यौगिकों को उपसय संयोजक यौगिक कहा जाता है। ये तो अपना थोड़ा सा साधारण जानकारी थी, साधारण अपना बंध के बारे में जितनी हमें ज्ञान था वो मैंने यहाँ बताया तुम्हें, अभी तक जितना तुम्हें ज्ञान था। अब उसके बाद आते हैं उपसय संयोजक यौगिक जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। वो ओजोन नहीं पढ़ना हमें क्या पढ़ने हैं? डी और एफ, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व सामान्य गुण के आधार पर, उनका ये सामान्य गुण होता है, ठीक है। यहाँ तो हमारा कोई अणु बनाता है, लेकिन डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका ये सामान्य गुण होता है कि वो उपसय संयोजक यौगिक बनाते ही। तो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व उपसय संयोजक यौगिक बनाते हैं। अब उनका मैं एक उदाहरण लिख रही हूँ और उस उदाहरण के साथ साथ मैं बताऊंगी तुम्हें कि यहाँ पर किस परमाणु को क्या कहा जाता है और उस संरचना को क्या कहा जाता है। जैसे AgNH3 होल 2 C, ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैंने एक तो लगाया बड़ा ब्रैकेट, इस बड़े ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन या समन्वयन गुण।
दूसरा एक लगाया हमने छोटा ब्रैकेट, इस छोटे ब्रैकेट के अंदर लिगेंड उपस्थित है, ठीक है। और इसके बाहर जो परमाणु उपस्थित है वो परमाणु इसमें नहीं गिना जाता, ठीक है। अब ये क्या है अपना, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी पूरा का पूरा भाग आ रहा है इसको हम बोलते हैं समन्वय एंटीटी या आकार, और इसको गोले को मंडल लिख सकते हैं, समन्वय मंडल। ये बात समझ में आई बेटा? देखो थोड़ी सी अलग संरचना इसकी दिखाई दे रही है। सिल्वर एक डी ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि आवर्त सारणी तो पिछले साल पढ़ चुके हैं लोग क्लास में। तो ये इस डी ब्लॉक के तत्व के साथ अमोनिया के दो अणुओं ने उपसय संयोजक बंध बनाया हुआ है, क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन परमाणु है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो उसने उपसय संयोजक बंध सिल्वर के साथ बनाया हुआ है। वैसे अपना क्या था, पहले AgCl लवण था, और उस AgCl लवण में फिर सिल्वर के साथ सिल्वर के दो कक्षकों में दो अमोनिया के अणु आ गए हैं, जिनमें एक नाइट्रोजन ने एक कक्षक को 2 इलेक्ट्रॉन दिए बंध बनाने के लिए, दूसरे नाइट्रोजन ने दूसरे कक्षक को 2 बंध दिए बनाने के लिए। ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अब इसी के ऊपर आधारित इसी संरचना को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे 2 टारगेट और लिख रही हूँ बेटा। प्राथमिक संयोजकता या इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ये बात समझ में आई? प्राथमिक संयोजकता मतलब प्राइमरी वैलेंसी, और जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राथमिक संयोजकता है, उसी का दूसरा नाम ऑक्सीकरण संख्या है। किसकी प्राथमिक संयोजकता, किसकी ऑक्सीकरण संख्या? इस डी ब्लॉक के तत्व की, क्योंकि जो उपसय संयोजक यौगिक हमारे कोर्स में है, हमें पढ़ने हैं, वो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के ही पढ़ने हैं। तो डी ब्लॉक का तत्व यहाँ पर हुआ सिल्वर। सिल्वर की जो प्राथमिक संयोजकता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या के बराबर है, या सिल्वर की जो ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पर इस अणु के अंदर, इस पूरे अणु के अंदर, वही उसकी प्राथमिक संयोजकता कहलाती है, ठीक है। अब ये जो प्राथमिक संयोजकता है, ये प्राथमिक संयोजकता हमें पता चल जाती है अगर अणु को आयनीकृत कर दिया जाए। यदि अणु आयनीकृत हो जाए तो हमें प्राथमिक संयोजकता पता चल जाती है, ठीक है। जैसे अगर इसको हम आयनीकृत करते हैं तो आयनीकृत करके हमारे पास क्या आएगा, AgNH3 प्लस Cl माइनस, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर तो माइनस का ही आवेश आएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा सिल्वर से। क्लोरीन के ऊपर माइनस का आवेश आया, इसके पूरे अणु के ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो उसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर प्लस का आवेश आ जाएगा। और अमोनिया का तुम्हें मालूम है कि एक उदासीन अणु है, उदासीन अणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, शून्य मानी जाती है। तो जब इसकी तो शून्य होगी, ये ऑक्सीकरण संख्या किसकी आई, सिल्वर की। सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +1 हो गई है, और जो सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर है वही उसकी प्राथमिक संयोजकता मानी जाएगी। तो इस अणु में मैं लिख देती हूँ जो सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 के बराबर है। ये बात समझ में आ गई बेटा? अब उसके बाद आती है द्वितीयक संयोजकता या समन्वयक अंग। द्वितीयक संयोजकता या समन्वयक संख्या, इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और शॉर्ट में इसको CN लिखा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जितने भी इस छोटे ब्रैकेट के अंदर अणु लगे हैं
ठीक है। छोटे ब्रैकेट्स के साथ साथ कुछ उपसय संयोजक यौगिक में छोटे ब्रैकेट के अलावा भी लगे हुए होते हैं। छोटे ब्रैकेट में हम किनको रखते हैं? जो अणु होते हैं या आयन होते हैं, उनको हम छोटे ब्रैकेट में रखते हैं, और वो भी किनको? जिनमें एक से ज़्यादा परमाणु होता है। अगर एक से ज़्यादा परमाणु वाला नहीं है तो हम उसको ब्रैकेट में नहीं रखते हैं, उसको बाहर ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है। तो मतलब इस बड़े ब्रैकेट के अंदर धातु के अलावा जितने भी अणु या परमाणु या आयन उपस्थित हैं, उन सब की संख्या को मिलाकर कोऑर्डिनेशन संख्या या समन्वयन संख्या बोला जाता है। तो यहाँ पर इस सिल्वर की जो समन्वयन संख्या है वो 2 के बराबर है, क्योंकि 2 ही अमोनिया अणु लगे हुए हैं, कोई तीसरा नहीं लगा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अपना कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर 2 सिल्वर का। ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या सिल्वर की इस यौगिक में 1 हुई है +1, और इसकी समन्वयक संख्या इस यौगिक में 2 हुई है। ये बात समझ में आई बेटा? ये एक आधारभूत संरचना थी। अब इस आधारभूत संरचना से थोड़ा आगे चलते हैं, और इस आधारभूत संरचना के बाद अब हम जानते हैं लिगेंड के बारे में, कि ये जो लिगेंड मैंने यहाँ पर लिखा है, इस लिगेंड के बारे में जानते हैं। ये लिगेंड क्या है? परिभाषा में थोड़ा सा लिख देती हूँ मैं, 1-2 शब्द इसके बारे में। लिगेंड क्या है? वह अणु अथवा आयन अथवा परमाणु भी हो सकता है, जो धातु परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना ले। जो धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना ले, उसको हम लिगेंड बोलते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, और अणु भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर अमोनिया अणु लगा हुआ है, एक मैंने उदाहरण पर लिखा हुआ है, उसमें क्लोरीन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है? एक आयन है। क्लोरीन आयन के रूप में लगा रहता है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर हम एक ऋणात्मक आवेश लगाते हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसको हम लिगेंड कहते हैं। अब लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं? हमें लिगेंड के प्रकार के बारे में जानना है अब, क्योंकि लिगेंड को आज का जो अपना टॉपिक है उसमें हमें विस्तृत रूप से लिगेंड को पढ़ना है। फिर कल हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो अब लिगेंड के प्रकार में बेटा मैंने यहाँ पे लिखे हुए लिगेंड के प्रकार देखो। पहला प्रकार है लिगेंड का मोनोतंतु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट, ठीक है। नाम इसका कहाँ से लिया गया है? मोनोडेंटेट, ठीक है। या एक दंतुक नाम कहाँ से लिया गया है? दंतुक शब्द होता है दांतों के लिए, मतलब जो जुड़ने वाला अणु है या परमाणु है या आयन है, वो अपने आप ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना रहा है धातु के साथ, तो हम उन 2 इलेक्ट्रॉन को उसका दांत मान के चल रहे हैं। उसके पास जो परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसको उसका एक दांत मानकर चल रहे हैं, कि उस दांत की सहायता से वो धातु के कक्षक को अपने साथ बंध बनाने के लिए राजी कर लेता है। तो इसलिए इसको एक दंतुक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे NH3, इसमें नाइट्रोजन ऐसा परमाणु है जो 2 इलेक्ट्रॉन देकर धातु के साथ बंध बना सकता है। H2O, ऑक्सीजन ऐसा परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन देकर धातु के साथ बंध बना सकता है। तो जिन अणुओं में केवल एक परमाणु ऐसा हो जो धातु को 2 इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना सकता है, उनको हम एक दंतुक लिगेंड वो कहते हैं। ये बात समझ में आई? दूसरी चीज द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड क्या होते हैं? जिनमें 2, द्वि का मतलब 2, यानी डाइडेंटेट। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? डाइडेंटेट, जैसे CH2 NH2 CH2 NH2, इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन में नाइट्रोजन, हमारे पास 2 परमाणु है नाइट्रोजन के,
इसीलिए डाई अमाइन लिखा है नाम में उसके। 2 अमीन समूह लगे हुए हैं और एक अमीन समूह में एक नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, क्योंकि हमारे पास कुल मिला के 2 नाइट्रोजन, इसलिए इसको द्वितंतुक या डाइडेंटेट लिगेंड का नाम दिया जाता है। इसके बाद आते हैं बेटा उभयदंतुक। उभयदंतुक में एक ही परमाणु नहीं होता, उसके पास 2 परमाणु होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग परमाणु होते हैं। 2 परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं धातु को, पर दोनों परमाणु अलग अलग होता है, एक जैसे नहीं होते। जैसे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है। नाइट्रो और नाइट्राइटो ये अलग अलग यौगिक बनाते हैं, मतलब यौगिक की संरचना ही बदल जाती है, ठीक है। जैसे इसका नाम क्या लिखा जाएगा, नाइट्रिल, और इसका नाम क्या लिखा जाएगा, आइसोनाइट्रिल। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, नाइट्राइटो, और इसका नाम क्या लिखा जाएगा, नाइट्रो, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि इनमें बंध कहाँ से होगा। देखो, साइनाइड अगर है, जिसको नाइट्राइल बोलते हैं IUPAC में, नाइट्राइल अगर है तो उसमें कार्बन के साथ धातु का बंध बनेगा। आइसोनाइट्राइल अगर है तो उसमें नाइट्रोजन के साथ धातु का बंध बनेगा। और अगर नाइट्रो है तो नाइट्रोजन के साथ बंध बनेगा धातु का, नाइट्राइटो है तो ऑक्सीजन के साथ धातु का बंध बनेगा। बंध से मतलब उपसय संयोजक बंध। हम बंध के बारे में जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो अब उपसय संयोजक यौगिक को लेकर अपनी बात हो रही है, उपसय संयोजक बंध को लेकर अपनी बात हो रही है। इसके बाद आते हैं एक और कैटेगरी है इसकी, चीलेट या कीलेट लिगेंड। इंग्लिश में चीलेट लिखा जाता है CHELATE, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके कीलेट लिगेंड, कीलेट लिगेंड, ठीक है। उदाहरण मैंने लिखा EDTA, इसका पूरा नाम है इथाइलेन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। ये संरचना, इस संरचना को बनाने से पहले यहाँ आ जाओगे। ये द्वितंतुक लिगेंड में मैंने इथाइलेन डाइअमीन का उदाहरण लिखा था। अब डाइअमीन में अमीन के 2 हाइड्रोजन 2 एसीटेट समूह से बदल जाएंगे। ये 2 एसीटेट समूह CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, यहाँ भी CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। ये बात आई समझ में। तो ये एक नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन हटके 2 एसीटेट समूह आ गए। एक नाइट्रोजन दूसरी नाइट्रोजन के भी 2 हाइड्रोजन हटके 2 एसीटेट समूह आ गए उसकी जगह, कुल मिलाकर 4 एसीटेट समूह हो गए, ठीक है। तो अब ये कितनी जगह से जुड़ सकता है, देखो नाइट्रोजन से तो जुड़ेगा ही, तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इस नाइट्रोजन से भी जुड़ेगा, और ऑक्सीजन से इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, इससे भी जुड़ेगा, क्योंकि उनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति पाई जाती है। तो कुल मिलाकर इसके 6 बंध बना सकता है, ये एक अकेला अणु 6 बंध बना सकता है धातु परमाणु के साथ। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है 6 बाइंडिंग साइट्स इसके अंदर उपस्थित होती हैं। तो इसको हम बहुदंतुक लिगेंड तो कहते ही हैं, बहुदंतुक लिगेंड के साथ साथ इसको हम चिलेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से कवर कर लेगा धातु परमाणु को। अगर 2 EDTA के अणु लग गए तो धातु परमाणु को पूरी तरह से कवर कर लिया। एक ही अगर लगा हुआ, एक नहीं, क्योंकि 6 अवशेष संयोजकता आ जाएगी, 6 अवशेष संयोजकता आने पे आसानी से लग सकता है एक ही अणु। अगर एक ही अणु लगा है तो पूरे धातु परमाणु को कवर कर लेगा, ठीक है। इसलिए इसको चिलेट, चिलेट का यहाँ पर साधारण शब्द मतलब है जटिल, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड होते हैं, जिनकी संरचना थोड़ी आसान वाली संरचना नहीं होती, उसको हम बोलते हैं चिलेट लिगेंड। और क्योंकि इसके अंदर बंध बनाने वाले 6 परमाणु मौजूद हैं, इसलिए इसको हम बहुदंतुक भी कहते हैं। बहुदंतुक, ये 5वें नंबर पर मैं लिख देती हूँ, क्योंकि कुछ बहुदंतुक ऐसे भी हैं कि जो चिलेट नहीं होते। बहुदंतुक लिगेंड, ठीक है। तो ये बात समझ में आई बेटा। देखो आज मैंने जो तुम्हें बताया, एक उपसह संयोजक यौगिक किसका, D तथा F समूह, D तथा F समूह की जो धातु है उनके बने हुए उपसह संयोजक यौगिक के बारे में आज हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है। एक उदाहरण लिया मैंने, एक उदाहरण लेकर तुम्हें ये बताया कि जो बड़ा ब्रैकेट लगा है उसके अंदर की जो संरचना है
उसको समन्वयन मंडल बोला जाता है। और उसके बाहर का जो संरचना है, उसके बाहर की संरचना अपने आयन में विभक्त हो जाती है। ठीक है, कि उसमें भी जो छोटे ब्रैकेट के अंदर लगे हुए अणु होते हैं या परमाणु होते हैं, उनको हम साधारणतः लिगेंड बोलते हैं। लेकिन लिगेंड जरूरी नहीं कि छोटे ब्रैकेट के अंदर ही लगे हुए हों, इसमें लगे हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। अगर एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड उपस्थित होते हैं, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा तरह के लिगेंड उपस्थित होते हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो सबके सब ब्रैकेट में उपस्थित होंगे। हमें क्या करना है कि इस बड़े ब्रैकेट के अंदर धातु के अलावा जितने भी परमाणु, आयन या अणु हैं, उन सब की गिनती कर लेनी है। वो गिनती करने के बाद जो संख्या आएगी वो उस धातु की समन्वयक अंक या समन्वयक संख्या कहलाती है। ठीक है, और धातु को आयनीकृत करने पर धातु के ऊपर जो भी आवेश आता है वो आवेश उस धातु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ये बात समझ में आई बेटा? ये मैंने तुम्हें बताया, प्राथमिक संयोजकता बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या को, और द्वितीयक संयोजकता बोलते हैं समन्वयक संख्या को। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया लिगेंड के प्रकार। एक तंतु जिनमें एक ही परमाणु होता है जो धातु के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बंध बना सकता है। द्वितंतु जिनमें 2 परमाणु होते हैं, धातु के 2 कक्षकों को इलेक्ट्रॉन देकर और वो 2 बंध बना सकते हैं। ठीक है, उभय तंतु जिसमें 2 अलग अलग परमाणु होते हैं, जिस परमाणु की तरफ से धातु जुड़ती है उसकी संरचना आ जाती है, और अगर दूसरे परमाणु की तरफ से जुड़ती है तो दूसरी संरचना आ जाती है। ठीक है, उसके उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो जुड़ सकते हैं। इसी तरह से थायोसाइनो और साइनो-बीसी का उदाहरण SCN और NCS। अगर सल्फर की तरफ से जुड़ेगा तो इसको थायो साइनो लिखा जाता है, और अगर नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ेगा तो इसको आइसो थायोसाइन, आइसोथायोसाइन लिखा जाता है। ये बात समझ में आएगी क्या? और चीलेट लिगेंड के बारे में मैंने तुम्हें बताया। चीलेट मतलब होता है जटिल लिगेंड। ठीक है, जिसकी संरचना जटिल होती है, तो वो क्या करता है कि धातु के परमाणु को पूरी तरह से ढक लेता, पूरी तरह से कवर कर लेता है धातु परमाणु को। ठीक है, इस तरह की थोड़ी सी जटिल संरचना वाले जो लिगेंड होते हैं उनको चीलेट लिगेंड कहा जाता है। उदाहरण में मैंने इसके EDTA लिया हुआ है, और EDTA एक बहुतंतुक लिगेंड भी है क्योंकि इसके पास टोटल 6 परमाणु हैं जो कि धातु को इलेक्ट्रॉन देकर धातु के साथ बंध बना सकते हैं। तो जो 6 समन्वयक संख्या वाली धातु है केवल वही EDTA के साथ जुड़ सकते हैं। ये बात समझ में आई? तो कल हम धातु उपसय संयोजक यौगिकों में धातु का ऑक्सीकरण अंक निकालना हमारा मेन टॉपिक रहेगा, और उसके बाद अगर समय बचता है तो कोई और दूसरा टॉपिक साथ में ले लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो जरूर देखना, और इसमें जो भी तुम्हारा सजेशन है मैं हमेशा इनवाइट करती हूँ, आज भी मैं इनवाइट कर रही हूँ कि आपका कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपका जो टॉपिक है अगर वो क्लियर हुआ है वीडियो देखने के बाद, तो उस वीडियो को आप लाइक करना, लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और कोई सजेशन है तो वो डायरेक्टली मेरे नंबर पर भेज सकते हो, क्योंकि वीडियो एक बार पोस्ट होने के बाद मैं दोबारा चेक नहीं करती हूँ वीडियो, तो मेरे नंबर पर जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को मैं जरूर रिप्लाई करती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच बेटा।